शब्दों का समर्पण लेकर मां सरस्वती को नमन करती हूँ, साथ ही आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। राम राम सा, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। ये सभी को नमस्कार। गुड आफ्टरनून बेटा। धर्म, नीतू, गौरव, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं, मजे में हैं? तो बिल्कुल स्टार्ट कर दें हम अपनी क्लास। शिक्षण को पढ़ा था कल हमने। शिक्षण का अर्थ हमने समझा था कि शिक्षण किसे कहते हैं। संकुचित अर्थ समझा, व्यापक अर्थ समझा। एडम्स महोदय ने शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया माना है। जॉन डीवीवर रायबर्न ने शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। भूमिका पढ़ी थी हमने, शिक्षक की क्या भूमिका होती है, शिक्षार्थी की क्या होती है, पाठ्यक्रम क्या होता है। ठीक है। उसके बाद जस्ट हमने पढ़ी थी शिक्षण की परिभाषाएं। शिक्षण की परिभाषाएं आपने पढ़ी किसके अनुसार? बीओ स्मिथ के अनुसार आपने पढ़ी है, थाइन के अनुसार पढ़ी है, बर्ट के अनुसार पढ़ी है, आई.के. डेविस के अनुसार पढ़ी है, हफ तथा डंकन के अनुसार। कई परिभाषाएं आपने देखी और इन परिभाषाओं के आधार पर यदि हम शिक्षण की प्रकृति की बात करें या कह दो शिक्षण की विशेषताओं की बात करें तो बताइए, आप मुझे बताइए, क्या शिक्षण आमने सामने वाली क्रिया है? क्या शिक्षण आमने सामने वाली क्रिया है? यस, शिक्षण आमने सामने वाली क्रिया है। शिक्षण होता है अनौपचारिक, औपचारिक या दोनों। शिक्षण होता है औपचारिक व अनौपचारिक। शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है या त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। सिंपल वे में अगर शिक्षण की विशेषताओं की बात होगी तो शिक्षण आमने सामने वाली क्रिया है। शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक होता है। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, त्रिध्रुवीय। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। क्या शिक्षण में सुधार किया जा सकता है? बिल्कुल शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। क्या शिक्षण एक मनोवैज्ञानिक गतिविधि है? यस, शिक्षण एक मनोवैज्ञानिक गतिविधि है। शिक्षण एक मनोवैज्ञानिक गतिविधि है। तो कुल मिलाकर शिक्षण की परिभाषाओं के बाद हम बात करेंगे शिक्षण की विशेषताओं की। क्या क्या विशेषताएं होती हैं शिक्षण की? ठीक है, तो बिल्कुल समझना है, रटेंगे नहीं। विशेषताओं को भी रटना नहीं है, केवल और केवल समझना है। तो देखिए, शिक्षण की विशेषताओं की हम बात कर रहे हैं। शिक्षण एक अंतःक्रिया है। अंतःक्रिया, अंतःक्रिया, इंटरेक्शन। किस किस के बीच इंटरेक्शन होता है? शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच। एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से समझ लेंगे। रटने वाली कोई बात नहीं है, रटेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, केवल समझेंगे। शिक्षण एक क्या है? अंतःक्रिया है। ठीक है। इंटरेक्शन होता है बिटवीन, किस किस के बीच होता है इंटरेक्शन? शिक्षक के बीच और छात्र के बीच। तो शिक्षण एक अंतःक्रिया है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। एक सामाजिक प्रक्रिया भी है कि शिक्षण में सब एक साथ बैठते हैं, है ना, एक दूसरे से परिचित होते हैं। शिक्षण को जस्ट एक सामाजिक प्रक्रिया कह दिया गया है। शिक्षण सौद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। बीओ स्मिथ ने भी कहा था, बीओ स्मिथ की परिभाषा आपको पता होगी कि शिक्षण एक सौद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण एक उद्देश्य केंद्रित क्रिया है। उद्देश्य केंद्रित क्रिया कह दो या कह दो शिक्षण एक सौद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। किसी न किसी उद्देश्य के साथ कराया जाता है क्या? शिक्षण। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। क्या शिक्षण के द्वारा विकास होता है? यस, बिल्कुल शिक्षण के द्वारा विकास होता है। तो शिक्षण को क्या कह दिया? शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण को कला व विज्ञान दोनों कहा गया है। शिक्षण कराना एक कला है। यस, जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास ज्ञान है, डिग्रियां ले रखी है तो वो शिक्षण कराने में भी माहिर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूर नहीं। अरे शिक्षण तो एक कला है, शिक्षण कराना एक कला है। और कला के साथ साथ इसे क्या कहा गया है? विज्ञान भी कहा गया है। विज्ञान भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके अंतर्गत उठने वाली सभी समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान किया जा सकता है। इसलिए ध्यान रखेंगे, शिक्षण कला व विज्ञान दोनों है। शिक्षण आमने सामने वाली क्रिया है। आमने सामने, ठीक है। शिक्षण आमने सामने वाली क्रिया है। पहले इतनी बातें समझ में आई, वापस देख लो। शिक्षण एक अंतःक्रिया है। अंतःक्रिया किस किस के बीच होती है? शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक सौद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। कोई ना कोई उद्देश्य होता है, उद्देश्य केंद्रित क्रिया है। शिक्षण से क्या विकास होता है? यस, तो इसको क्या कह दिया? एक विकासात्मक प्रक्रिया है। कला व विज्ञान दोनों है और शिक्षण आमने सामने होता है। ठीक है, आमने सामने वाली प्रक्रिया है। क्लियर है? आगे देखिए, शिक्षण एक उपचार विधि है। शिक्षण एक उपचार विधि है। उपचार से पहले क्या होता है? निदान। ये बात आपको पता ही होगी कि उपचार से पहले क्या होता है? निदान। बेटा, निदान होता है मनोविज्ञान की सहायता से, उपचार होता है शिक्षण की सहायता से। तो शिक्षण एक उपचार विधि है। सिंपली ध्यान रखेंगे,
शिक्षण निर्देशन की प्रक्रिया है। शिक्षण में शिक्षक बच्चों को क्या देता है? निर्देशन देता है, गाइड करता है। आपको ऐसे करना है, आपको इस प्रकार से पढ़ना चाहिए। तो शिक्षण निर्देशन की क्रिया है। किसकी क्रिया है? निर्देशन की। शिक्षण एक औपचारिक और अनौपचारिक, ये हम पढ़ी चुके हैं व्यापक अर्थ में। तो सिंपल वे में शिक्षण का अर्थ पूछा जाएगा तो क्या बताओगे आप इसे? शिक्षण एक औपचारिक और अनौपचारिक क्रिया है। औपचारिक और अनौपचारिक क्रिया है। शिक्षण एक कौशलपूर्ण प्रक्रिया है। सिंपल, शिक्षण से बच्चों में किसका विकास होगा? कौशल का विकास होगा, कौशल का अर्जन करेंगे वो। तो शिक्षण एक कौशलपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण का कार्य क्या होता है? ज्ञान में विकास करना। शिक्षण का कार्य क्या है? ज्ञान में विकास करना। शिक्षण वातावरण में समायोजित होने की योग्यता उत्पन्न करता है। यह शिक्षण के द्वारा शिक्षार्थी को ज्ञान होता है और वो प्रत्येक वातावरण में समायोजन करने की कोशिश करता है। तो शिक्षण वातावरण में समायोजित होने की योग्यता उत्पन्न करता है। शिक्षण पथ प्रदर्शन है। शिक्षण के द्वारा बच्चे का पथ क्लियर होता है, साफ दिखाई देता है कि मुझे इस रास्ते पर जाना है और मुझे ये बनना है। तो शिक्षण क्या है? एक उपचार विधि है। शिक्षण निर्देशन की प्रक्रिया है। बार बार बोल रही हूँ, रटना नहीं है बच्चों, ये रटने वाली बात ही नहीं, केवल पढ़ना और समझना है। जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। शिक्षण एक औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक कौशलपूर्ण प्रक्रिया है। कैसी है? कौशलपूर्ण। शिक्षण का कार्य क्या है? ज्ञान में क्या करना? विकास करना। शिक्षण वातावरण में समायोजित होने की योग्यता उत्पन्न करता है। और शिक्षण पथ प्रदर्शन है। शिक्षण के द्वारा पथ प्रदर्शित होता है। शिक्षण क्या है? पथ प्रदर्शन है। आगे देखिए, शिक्षण एक प्रेरणा है। अरे शिक्षण से क्या मिलती है? बच्चों को प्रेरणा मिलती है। शिक्षण एक प्रेरणा है। यह एक तार्किक क्रिया है। शिक्षण के द्वारा बालक में तर्क वितर्क करने की क्षमता का भी क्या होता है? विकास होता है। यह एक तार्किक क्रिया है। शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है। त्रिमुखी, तीन मुख आपको पता ही है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है। क्या शिक्षण का मापन किया जा सकता है? यस, शिक्षण का मापन किया जा सकता है। ठीक है, मापन किया जा सकता है। शिक्षण में सुधार भी किया जा सकता है। ठीक है, शिक्षण में क्या किया जा सकता है? सुधार। मापन करेंगे, कमियों का पता लगेगा, उन कमियों को दूर करके हम क्या कर सकते हैं? सुधार कर सकते हैं। तो शिक्षण में सुधार भी किया जा सकता है। शिक्षण छात्र व अध्यापक के मध्य स्वस्थ व मधुर संबंध स्थापित करता है। छात्र व अध्यापक के मध्य स्वस्थ व मधुर संबंध स्थापित करता है क्या? शिक्षण। ठीक है, क्या स्थापित करता है? शिक्षण। तो बच्चों ये हुई क्या शिक्षण की विशेषताएं। क्लियर? और भी हैं, यस, दो विशेषताएं और हैं केवल, ये और देख लीजिए। किसी भी प्रकार की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अरे किसी भी प्रकार की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, ध्यान रखना बच्चों, मुख्य उद्देश्य अधिगम को प्रभावित करना होता है। दूसरे शब्दों में जहां शिक्षण दिया जाता है, ये बात मैं पहले ही बता चुकी हूं आपको कि जहां भी शिक्षण दिया जाता है वहां अधिगम क्रियाएं अवश्य होती है। अरे शिक्षण है तो अधिगम है, शिक्षण है तो अधिगम है। अतः आधुनिक शिक्षाविदों ने शिक्षण व अधिगम को एक ही संप्रत्यय स्वीकार किया है। एक ही विचार, संप्रत्यय, संप्रत्यय का मतलब क्या है? विचार। एक ही विचार स्वीकार किया है, एक ही संप्रत्यय स्वीकार किया है। ठीक है, ये है जस्ट क्या शिक्षण की विशेषताएं। कॉमन वे में सिंपली ध्यान रखना है। बताइए, क्या शिक्षण आमने सामने वाली क्रिया है? यस। औपचारिक अनौपचारिक दोनों। द्विमुखी त्रिमुखी? तो त्रिमुखी। द्विमुखी त्रिमुखी है, कैसी है? त्रिमुखी है। शिक्षण एक उपचार विधि है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण के द्वारा क्या होता है? विकास होता है। मापन किया जा सकता है शिक्षण का। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। शिक्षण बच्चों के बीच और शिक्षक के बीच एक स्वस्थ और मधुर संबंध क्या करता है? स्थापित करता है। शिक्षण का मुख्य कार्य क्या होता है? अधिगम को प्रभावित करना होता है। ठीक है, अधिगम को प्रभावित करना होता है, यानी शिक्षण है तो अधिगम है। जहां भी शिक्षण कराया जा रहा है वहां बच्चा क्या करेगा? अधिगम करेगा। ये जस्ट क्या होता है? शिक्षण। ठीक है, ये जस्ट क्या होता है? शिक्षण। शिक्षण निर्देशन की प्रक्रिया है। शिक्षण में शिक्षक बच्चों को क्या देता है? निर्देशन देता है। ठीक है, निर्देशन देता है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो ये हुई शिक्षण की विशेषता या कह दो प्रकृति। इतनी बात क्लियर। परिभाषाओं के बाद हमने बात किसकी कर ली? शिक्षण की विशेषताओं की।
विशेषताएं कह दो या प्रकृति कह दो, सिंपल वे में आपको पता होना चाहिए। बार बार बोल रही हूं, पढ़ेंगे पढ़ेंगे और समझेंगे, रटेंगे नहीं। केवल पढ़ेंगे समझेंगे रटेंगे नहीं, रटने वाली बातें नहीं है। सिंपल आपसे बच्चों पूछ लिया जाए कि बताओ औपचारिक या अनौपचारिक, तो आप बोलोगे दोनों। आपसे पूछ लिया शिक्षण द्विमुखी त्रिमुखी, तो आप बोलोगे त्रिमुखी। क्या आमने सामने शिक्षण होता है? यस। क्या शिक्षण से विकास होता है? यस। ज्ञान का विकास होता है? बिल्कुल। क्या शिक्षण के द्वारा बच्चा वातावरण में समायोजन करना सीख जाएगा? बिल्कुल सीख जाएगा। क्या शिक्षण एक उपचार विधि है? जी हाँ, शिक्षण एक उपचार विधि है। आमने सामने होता है, उपचार विधि है, मापन किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। शिक्षण के द्वारा शिक्षक और छात्र में स्वस्थ और मधुर संबंध स्थापित होते हैं। जस्ट एक सिंपल वे में ध्यान रखना है। क्लियर? तो बिल्कुल कक्ष की बात चल रही है, शिक्षण की बात चल रही है, और जस्ट अब बात करने वाली हूं आपसे शिक्षण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। जस्ट समझिएगा। पहला है शिक्षण उद्देश्य। उद्देश्य बिल्कुल, क्या आपको पता है? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर द फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के नींव के पत्थर माने जाते हैं। फाउंडेशन स्टोन्स, नींव के पत्थर माने जाते हैं उद्देश्य। सबसे पहले शिक्षक किसका निर्धारण करता है? उद्देश्य का निर्धारण करता है। क्लास में आने से पहले या क्लास में आने के बाद, मैंने कहा नहीं, समझने वाली यूनिट है बच्चों पूरा, केवल इत्मीनान से सुनो और समझो। शिक्षक शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण करता है। शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षक के द्वारा। कक्षा में आने से पहले या कक्षा में आने के बाद? कक्षा में आने से पहले। पहले ही टीचर डिसाइड कर लेता है कि मुझे आज क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। सोचो, यदि एक टीचर बिना उद्देश्य के क्लास में आता है तो उस नाविक के समान है जो नाव में तो बैठ गया लेकिन उसे किनारा ही पता नहीं है। एक शिक्षक क्लास में आने के बाद सोचता है कौन सा टॉपिक पढ़ें, चलो ऐसा करते हैं पहले अधिगम पढ़ लेते हैं। चलो अधिगम, नहीं 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 नहीं, अधिगम नहीं, अपन ऐसा करते हैं पहले अधिगम नहीं, हम बुद्धि पढ़ लेते हैं। नहीं, बुद्धि भी नहीं पढ़ेंगे, ऐसा करते हैं हम पहले विकास टॉपिक पढ़ लेते हैं। ये कौन सी बात हुई? क्लास में आने के बाद टीचर ये सोच रहा है कि ये पढ़ ले, नहीं 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 नहीं, ये वाला टॉपिक पढ़ ले। क्या पहले से डिसाइड करके नहीं आया टीचर कि आज उसे क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है? तो जो टीचर बिना उद्देश्य के क्लास में आ जाता है उस नाविक के समान है जो नाव में तो बैठ गया लेकिन उसे पता ही नहीं है कि किस किनारे पर जाना है। नाव में बैठ गया, फिर सोचता चलो इस किनारे पर चलते हैं वहां, फिर उस दिशा में नाव चलाना शुरू करेगा। नहीं 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 ना, इधर चलते हैं, फिर उस दिशा में नाव चलाना शुरू करेगा। नहीं 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 नहीं, इस साइड चलते हैं, फिर उस दिशा में नाव चलाना शुरू करेगा। अरे नाव में बैठने से पहले वो ये तय कर लेता कि मुझे इस दिशा में जाना है, नाव में बैठता, उसी डायरेक्शन में नाव चलाता, तुरंत किनारे पर पहुंच जाता। कक्षा में आने से पहले शिक्षक को यह निर्धारित कर लेना चाहिए कि मुझे आज क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस प्रकार पढ़ाना है। उन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर टीचर क्लास में आता है, उन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य कराता है, और शिक्षण कार्य कराने के बाद टीचर ये जानना चाहता है कि उसे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई। कैसे जानेगा? मूल्यांकन से। प्रश्न पूछेगा, पढ़ाने के बाद बच्चों से प्रश्न पूछेगा टीचर। अगर बच्चे जवाब दे देते हैं तो टीचर सेटिस्फाइड हो जाता है कि यस, मुझे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हो गई। और यदि बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं तो टीचर फिर ये जानने की कोशिश करता है कि कमी कहां रही, शिक्षण में कमी कहां रही, फिर उसमें सुधार किया जाएगा। उस कमी को टीचर दूर करेगा ताकि उसे अपने उद्देश्यों की क्या हो, प्राप्ति हो। और बच्चों, जिस टीचर को मनोविज्ञान का ज्ञान होता है वो कक्षा में पढ़ाने के बाद ये जानने की जरूर कोशिश करेगा कि बच्चों के समझ में आ रहा है या नहीं। कुछ होते हैं टीचर मनोविज्ञान का ज्ञान होता नहीं है, पढ़ा दिया क्लास में, ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, क्लास के बाहर वो ये जानने की कोशिश नहीं करते कि आखिर बच्चों को समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। प्रत्येक टीचर को पढ़ाने के बाद ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को समझ में आया या नहीं, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई, उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई। तो बिल्कुल शिक्षण उद्देश्यों का जबरदस्त रोल होता है। शिक्षण उद्देश्यों को नींव का पत्थर माना जाता है। सबसे पहले शिक्षक शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए।
शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करने के बाद ही क्लास में आना चाहिए। उन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य कराना चाहिए और शिक्षण कार्य कराने के बाद टीचर को यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को समझ में आया या नहीं आया। दैट्स इट। ठीक है, इतना ध्यान रखना है शिक्षण उद्देश्य में। दूसरा है कक्षा कक्ष की संवेगात्मक स्थिति, इमोशनल एटमॉस्फेयर ऑफ द क्लास। कक्षा कक्ष की संवेगात्मक स्थिति, कक्षा कक्ष, यस, ये मजे ऑफलाइन में आते हैं बेटा। जब बिल्कुल सामने बच्चा बैठा रहता है तो टीचर और बच्चों के बीच एक इमोशनल एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। टीचर और बच्चे भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। टीचर दिल से पढ़ाने की कोशिश करता है और बच्चा समझता है। जब टीचर दिल से पढ़ाएगा, बिल्कुल टीचर एज अ पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाएगा तो डेफिनेटली बच्चों के समझ में आएगा। और बच्चा जब मन से पढ़ेगा, मन से सुनेगा तो जानने की कोशिश भी करेगा। वरना टीचर के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड है, कोई भावनात्मक अटैचमेंट नहीं है, नेगेटिव एटीट्यूड अलग टीचर के प्रति है, तो क्या बच्चा सीख पाएगा? क्या बच्चा समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। एक इमोशनल एटमॉस्फेयर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों के साथ जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, अगर जब भावनात्मक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है ना, तो ऐसा टीचर क्लास में बड़ी आसानी से अनुशासन स्थापित कर देता है, क्योंकि उस टीचर की बात बच्चे मानने लग जाते हैं, सुनने लग जाते हैं। ऐसे टीचर को कक्षा में जब डिसिप्लिन मेंटेन करना है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये चीजें बहुत मायने रखती है शिक्षण में। कक्षा कक्ष का संवेगात्मक माहौल, संवेगात्मक स्थिति, कक्षा कक्ष का मनोवैज्ञानिक वातावरण, यस, एटमॉस्फेयर मनोवैज्ञानिक भी होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक कैसे? मनोवैज्ञानिक मतलब मनोवैज्ञानिक माहौल ये कहता है कि एक तो टीचर बच्चों के प्रति प्रेम सहानुभूति से पेश आए, समदर्शी भाव अपनाए, रिजिड नहीं होना चाहिए टीचर को। कुछ टीचर बिल्कुल स्ट्रिक्ट होते हैं, कोई बच्चा प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं कर पाता टीचर के सामने, क्योंकि टीचर सिंपल शब्दों में खड़ूस बोलते हैं, इतना खड़ूस होता है कि बच्चा उठकर प्रश्न पूछने की कोशिश ही नहीं कर पाता है। ऐसा माहौल नहीं रखें। अरे कक्षा कक्ष के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक माहौल होना चाहिए। बच्चा जो चाहे वो पूछ सके, अपनी बात को अभिव्यक्त कर सके। जब वो अपनी बात को अभिव्यक्त कर पाएगा बिल्कुल खुल करके, एज अ फ्रेंड टीचर को होना चाहिए क्लास में कि बच्चा अपनी बात को रखने से पहले डरे नहीं, झिझके नहीं। तो ऐसा एटमॉस्फेयर कक्षा का होगा तो पढ़ने और पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। तो बिल्कुल मनोवैज्ञानिक वातावरण भी मायने रखता है। भौतिक संसाधन व शिक्षण सामग्री, भौतिक संसाधन में सुविधाएं आ जाती हैं। क्या क्या सुविधाएं विद्यालय में हैं? ठीक है, आपको पता है भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन होते हैं विद्यालय के अंतर्गत। मानवीय संसाधनों में तो कौन आ जाता है? वहां का शिक्षक आ जाता है, प्रधानाध्यापक आ जाता है, प्रबंधक आ जाते हैं, मानवीय संसाधन। भौतिक संसाधन में सुविधाएं आ जाती हैं। सारी सुविधाएं प्रॉपर है या नहीं, बैठने की उचित व्यवस्था है या नहीं, ठीक है, बैठने की उचित व्यवस्था है या नहीं, ये सारी चीजें। शिक्षण सामग्री बिल्कुल होनी चाहिए। स्कूल्स में शिक्षण सामग्री के अंतर्गत हमारी श्रव्य दृश्य सामग्री भी आ जाती है, क्योंकि सभी प्रकार के बच्चों को केवल लेक्चर मेथड से समझ में आ सके ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ मंद बुद्धि बच्चे भी होते हैं जिनको केवल दिखाकर पढ़ाया जाता है तो उनके ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। और वैसे भी अगर नॉर्मल बच्चे भी हैं, मंद बुद्धि नहीं, हम सामान्य बुद्धि बच्चों की बात भी करें, तो अगर हम श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हुए पढ़ाएंगे तो ऐसी टीचिंग इफेक्टिव ज्यादा रहती है। बच्चे की ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। जब बच्चा उस वस्तु को देखता भी है, सुनता भी है, ज्यादा अच्छे से बच्चों के समझ में आता है। ठीक है, तो भौतिक संसाधन व शिक्षण सामग्री। शिक्षक का व्यक्तित्व व कुशलता भी मायने रखते हैं। शिक्षक का व्यक्तित्व, बिल्कुल सेकंड ग्रेड में तो व्यक्तित्व टॉपिक पूरा है, सेकंड ग्रेड वाले व्यक्तित्व टॉपिक पूरा पढ़ेंगे। शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए बेटा? शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावी होना चाहिए, प्रभावी इफेक्टिव व्यक्तित्व होना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक प्रभाव डालता है इतने सारे बच्चों पर। तो पहले शिक्षक का अपना खुद का व्यक्तित्व प्रभावी होना चाहिए। क्या होता है व्यक्तित्व? यस, व्यक्तित्व में बाह्य और आंतरिक गुणों का समावेश होता है। बाह्य और आंतरिक गुणों का समय, बाह्य की बात करें तो एक सिंपल सोबर, बिल्कुल आपके जो यूनिफॉर्म है, आपके जो कपड़े हैं वो भी बिल्कुल डिपेंड करते हैं, है ना, कि आप क्या पहन के जा रहे हैं। उन कपड़ों में आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारी वेशभूषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम कॉन्फिडेंट फील कर सकें। कॉन्फिडेंस हमारे व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है।
ठीक है, वो हमारे व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। आंतरिक गुण भी आते हैं व्यक्तित्व में, केवल बाह्य रूपरेखा नहीं आएगी, आंतरिक गुण, आपका व्यवहार कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, बच्चों से बात करने का तरीका आपका कैसा है, आप बच्चों को कितना सम्मान देते हैं या पूरी क्लास के सामने उनकी इंसल्ट कर देते हैं, बहुत मायने रखता है शिक्षक के लिए। तो बिल्कुल शिक्षक का व्यक्तित्व बहुत प्रभावी होना चाहिए, ठीक है, और एक कुशल शिक्षक का होना बहुत जरूरी है। कुशल शिक्षक किसे कहेंगे, ये बात हम पढ़ चुके हैं कि कुशल शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण सूत्रों का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए, पढ़ाने का तरीका उसे आना चाहिए, वो एक कुशल शिक्षक कहलाता है। तो बिल्कुल शिक्षण को प्रभावित करने में ये भी बहुत अच्छा कारक है, शिक्षक का व्यक्तित्व व कुशलता। ठीक है बेटा, पीडीएफ आज पूरी डल जाएगी, डोंट यू वरी, आज डल जाएगी। विद्यालय प्रभावशीलता, एक विद्यालय को भी प्रभावशील होना चाहिए। किसे कहते हैं, किसे कहते हैं प्रभावशील विद्यालय? एक विद्यालय को प्रभावशील होना चाहिए, बात हम करेंगे, पहले आप देख लीजिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। मैंने कहा ना, सारी बातें समझने की बेटा, क्योंकि जब हम मनोविज्ञान को समझते हैं ना, कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं होता है, वो तथ्यात्मक प्रश्न नहीं होते हैं। अगर आपने नॉलेज ली है, अगर आप विषय वस्तु को जानते हैं, समझते हैं, तो आप घुमा फिराकर कोई भी प्रश्न आता है तो आप में भी समझने की योग्यता का विकास होता है और उसका सही आंसर आप देने में कैपेबल हो सकते हैं। समझना बहुत जरूरी होता है। तो बिल्कुल शिक्षण उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। कक्षा कक्ष की संवेगात्मक स्थिति, एक इमोशनल एटमॉस्फेयर भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है। कक्षा कक्ष का मनोवैज्ञानिक वातावरण, भौतिक संसाधन और शिक्षण सामग्री, शिक्षक का व्यक्तित्व व कुशलता और एक ही विद्यालय प्रभावशीलता। एक विद्यालय को प्रभावशील होना चाहिए। और एक प्रभावशील विद्यालय किसे कहते हैं? एक प्रभावशील विद्यालय किसे कहते हैं? किसे कहते हैं प्रभावशील विद्यालय? एक प्रभावशील विद्यालय उसे कहते हैं जहां सभी प्रकार की सुविधाएं होती हैं, जहां मानवीय संसाधनों के साथ साथ भौतिक संसाधन भी होते हैं। ठीक है, जहां पर पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं, एक वर्ड आपने सुना होगा क्या? पाठ्य सहगामी क्रियाएं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं। को करिकुलर एक्टिविटीज, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन भी विद्यालय के अंतर्गत कराया जाना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाएं किसे कहते हैं? इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? खेलकूद, नृत्य प्रतियोगिता, संगीत प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें। ठीक है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत खेल प्रतियोगिता का समावेश हो जाता है, नृत्य प्रतियोगिता, संगीत प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता व अन्य प्रतियोगिताएं। इनका आयोजन किया जाता है व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए, ताकि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया जा सके। ठीक है, एक प्रश्न बिल्कुल पूछा जा चुका है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, पूछा जा सकता है, प्रार्थना। क्या प्रार्थना पाठ्य सहगामी क्रियाओं का एक हिस्सा है? क्या प्रार्थना पाठ्य सहगामी क्रियाओं का एक हिस्सा है? नहीं, प्रार्थना पाठ्य सहगामी क्रियाओं का हिस्सा नहीं है, क्योंकि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत बालक के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है और प्रार्थना उसके अंतर्गत शामिल नहीं होती है। ठीक है, प्रार्थना उसके अंतर्गत शामिल नहीं होती है, तो सिंपली ध्यान रखिएगा। तो प्रभावशील विद्यालय ऐसा विद्यालय होता है जहां इस प्रकार का वातावरण क्रिएट किया जाता है, जहां बच्चा बहुत अच्छे तरीके से सीख सके, करके सीख सके, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, करके सीख सके, उसे कहते हैं एक प्रभावशील विद्यालय। ठीक है, तो ये जस्ट बात हो गई कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। सिंपल चर्चा है बच्चों, आगे चले। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट चर्चा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड ऑल्सो। ठीक है, शिक्षण सूत्र, टीचिंग मैगजीम्स। शिक्षण सूत्र किसे कहते हैं? तो बच्चों, शिक्षकों, मनोवैज्ञानिकों, विद्वत गणों ने शिक्षण के दौरान यह अनुभव किया
कि पढ़ाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, अनुभव से निकल कर के आए क्या शिक्षण सूत्र, अनुभव से निकल कर आए शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र सेकंड ग्रेड में शिक्षण विधियों के अंतर्गत आते हैं, शिक्षण सूत्र सेकंड ग्रेड में शिक्षण विधियों के अंतर्गत आते हैं, और फर्स्ट ग्रेड में शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो शिक्षा शास्त्र है वहां से उठकर प्रश्न आ जाते हैं, वहां स्पर से उठकर प्रश्न आ जाते हैं। तो शिक्षण सूत्रों से संबंधित प्रश्न अभी तक पूछे जा चुके हैं, फर्स्ट ग्रेड में भी और सेकंड ग्रेड में भी। सेकंड ग्रेड में शिक्षण विधियों के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं, और फर्स्ट ग्रेड में जो मनोविज्ञान का पाठ है लास्ट यूनिट्स वहां से प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, बात क्लियर। देखिए पहला शिक्षण सूत्र क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात ही चलेगा शिक्षण सूत्र। कई बार सिंपल प्रश्न बन जाता है कौन सा शिक्षण सूत्र सही है, कौन सा सही नहीं है। तो पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र क्या कहता है, कक्षा कक्ष के अंतर्गत पहले बच्चों से ज्ञात बात करनी चाहिए जो बच्चों को पता है। अरे पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर चलना चाहिए। कैसे चलना चाहिए, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर चलना चाहिए, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर। ठीक है, आपको पता है जो प्रस्तावना प्रश्न आप करते थे, बिल्कुल बीएड आप सभी ने किया, प्रस्तावना प्रश्न जब आप बच्चों को पढ़ाने जाते थे तो सबसे पहले प्रस्तावना प्रश्न पूछते थे। वो प्रस्तावना प्रश्न कौन से शिक्षण सूत्र पर आधारित है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसी तरह प्रश्न बन चुका है, पूछा जा सकता है प्रस्तावना प्रश्न कौन से शिक्षण सूत्र पर आधारित है, तो आपको पता होना चाहिए प्रस्तावना प्रश्न ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र पर आधारित है। टीचर पहले ज्ञात बात पूछता है, अगर आपको पता हो तो आपने सबने लगभग एक प्रश्न जरूर पूछा होगा बच्चों से, बताओ बच्चों हम किस देश में रहते हैं, यह सबको पता है, ज्ञात बात है। तो बच्चा बोल देता है भारत देश। फिर उस भारत देश पर से दूसरा प्रश्न बनाते थे, फिर उसका जो आंसर आता था उस आंसर से तीसरा प्रश्न बनाते थे, फिर तीसरे प्रश्न का जो आंसर आता है उस आंसर से चौथा प्रश्न बनाते थे। ज्ञात से लेकर आ जाते थे अज्ञात की ओर कि अच्छा बच्चों आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, और टॉपिक लिख देते थे प्रस्तावना के बाद और अंडरलाइन कर देते थे। ठीक है, तो ज्ञात से अज्ञात यानी पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान, और ऐसे ही पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे अगर आपने नोटिस किया हो, मैं भी क्लास में आती हूँ, मैं थोड़ी सी चर्चा कल क्या पढ़ा है उसके बारे में कर लेती हूँ, आज भी मैंने की है। आज भी मैंने क्लास में आने के बाद आपसे कहा कि हमने शिक्षण के बारे में पढ़ा था, शिक्षण का संकुचित अर्थ क्या होता है, शिक्षण का व्यापक अर्थ क्या होता है, द्विमुखी प्रक्रिया, त्रिमुखी प्रक्रिया, ये सारी बात मैंने आपसे की थी। मैंने पहले ज्ञात बात आपसे करी है, उसके बाद अज्ञात की बात करी है। ज्ञात से अज्ञात यानी पूर्व ज्ञान की थोड़ी चर्चा करने के बाद ही टीचर को नवीन ज्ञान की बात करनी चाहिए। ठीक, सरल से जटिल, सरल से जटिल प्रश्न आ जाए, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। ठीक है, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण कैसे करना चाहिए, सरल से जटिल। पहले इजी वे में पढ़ाओ, सरल पढ़ाओ, सरल पढ़ाओ। सरल पढ़ाते पढ़ाते कब टीचर जटिल पढ़ा देता है बच्चों को पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर टीचर पहले ही जटिल पढ़ा दे तो सारा जटिल लगेगा, फिर सरल भी जटिल ही लगेगा। इसलिए पहले सरल पढ़ाना चाहिए और उसके बाद जटिल। विशिष्ट से सामान्य, ध्यान दें आपका शिक्षण सूत्र सामान्य से विशिष्ट नहीं है। क्या है, विशिष्ट से सामान्य। टीचर को क्लास में आने के बाद पहले कोई विशिष्ट बात करनी चाहिए ताकि सब बच्चों का ध्यान केंद्रित हो। क्योंकि कई बार आपने देखा है कि जब टीचर क्लास में आता है तो बच्चे शोरगुल करते रहते हैं। इंटरवल के बाद आपका पीरियड हुआ और इंटरवल में बच्चा कोई खेल कर आया है, कोई मस्ती करके आया है, वही माहौल बना हुआ है। ऐसे ही माहौल में आपने क्लास में एंटर किया, शोरगुल हो रहा है क्लास में, आप अपनी सामान्य चर्चा शुरू कर देंगे तो कक्षा में तो शोर होता ही रहेगा। नहीं, आपको कक्षा में आते कोई विशिष्ट बात करनी है। मान लो शोरगुल हो रहा है पूरी क्लास में, तो आप कह रहे सुनो 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 बच्चों, पता है एक जबरदस्त बात मैं आपको बताने वाला हूं या बताने वाली हूं। तो बच्चे बिल्कुल शांत हो जाएंगे कि कोई जबरदस्त बात बताई जा रही है ना, और कोई बात बता दो उनको।
क्योंकि अगर आप डेली फिर ऐसा करेंगे, अगर झूठ बोलेंगे तो फिर ये तरीका इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो हकीकत में कोई ऐसी बात आपके अंदर होनी चाहिए जो बच्चों को बता दो, किसी भी तरह कोई एग्जाम्पल बच्चों को दे दो, कोई घटना बच्चों को सुना दो, ठीक है। तो विशिष्ट बात करेंगे तो सारे बच्चे चुप हो जाएंगे, सब बच्चों का ध्यान केंद्रित होगा। फिर आप अपनी सामान्य चर्चा कर सकते हैं। जो भी लेसन आपको पढ़ाना है, जो भी चैप्टर आपको पढ़ाना है, तो फिर आप अपनी सामान्य चर्चा कर सकते हैं। तो विषय से सामान्य शिक्षण सूत्र, ध्यान रखना बेटा, सामान्य से विषय नहीं है। आपका काफी कंफ्यूज होते हैं इस वाले शिक्षण सूत्र में। यस, इस शिक्षण सूत्र में कंफ्यूज होते हो आप। विषय से सामान्य है शिक्षण सूत्र, सामान्य से विशिष्ट नहीं है। क्लियर? इसी तरह पूर्ण से अंश होता है, ना कि अंश से पूर्ण। शिक्षण सूत्र होता है हमारा पूर्ण से अंश। पहले पूर्ण रूप को देखो, फिर उसका अंश का अध्ययन करो। जैसे टीचर क्लास में आया, टीचर ने कहा चलो बच्चों निकालो लेसन नंबर 7 हम पढ़ेंगे। तो पहले पूर्ण रूप प्रस्तुत कर दो कि बच्चों कि ये लेसन नंबर 7 रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर है और हम इस लेसन के अंतर्गत रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन के बारे में पढ़ेंगे, उनके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों के दिमाग में एक पिक्चर सेट हो गई कि यस, हमें रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ना है, उनका जीवनी हमें पढ़नी है, उनके कार्य हमें पढ़ने हैं, उनकी जो भी उपलब्धियां हैं वो हमें पढ़नी है। फिर आप एक अंश पढ़ाना शुरू कर दो कि आज केवल जीवन के बारे में पढ़ेंगे, कल कार्यों के बारे में पढ़ेंगे, फिर उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पूर्ण रूप तो प्रस्तुत करो। पूर्ण से अंश की ओर गेस्टाल्ट वादियों की देन है ये शिक्षण सूत्र। यस, अधिगम टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे गेस्टाल्ट। यस, गेस्टाल्ट। हाँ, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? पूर्णाकार, समग्र आकृति। तो गेस्टाल्ट वादियों की देन है ये पूर्ण से अंश। क्लियर? नेक्स्ट है विश्लेषण से संश्लेषण। विश्लेषण से संश्लेषण क्या कहता है? विश्लेषण, जैसे यहां आपने पूर्ण से अंश को समझ लिया पहले, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ेंगे, पूर्ण बता दिया, उनके कार्यों के, अब मान लीजिए कि कार्यों के बारे में पढ़ रहे हैं, उन कार्यों का पूरा क्या करें? विश्लेषण। मतलब जो भी अंश आप पढ़ा रहे हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं ना, उसका पूरी तरह से विश्लेषण का अर्थ क्या होता है? विषय वस्तु को खंडों में विभक्त करके पढ़ना क्या कहलाता है? विश्लेषण। विषय वस्तु को खंडों में विभक्त करके पढ़ना विश्लेषण कहलाता है। एक एक खंड को अच्छे से समझाएं, समझने के बाद उसका क्या कर दें? संश्लेषण कर दें। संश्लेषण कर दें, सारांश निकाल दें, समरी कर दें उसकी। ठीक है, तो विश्लेषण से संश्लेषण। आगमन से निगमन, आगमन से निगमन। आगमन इंडक्टिव टू डिडक्टिव। आगमन में पहले क्या होते हैं बेटा? उदाहरण, उदाहरण, जबकि निगमन में पहले क्या होते हैं? नियम। आगमन से नियम, ये एक शिक्षण सूत्र, और ये शिक्षण सूत्र क्या कहता है? क्या कहता है कि उदाहरण से कैसे पढ़ाना चाहिए? उदाहरण से नियम की ओर। बच्चों को पहले उदाहरण दो, एग्जाम्पल दो, उदाहरण दो, और उदाहरण से किस ओर चलो? नियम की ओर चलो। तो आगमन से निगमन को शिक्षण सूत्र क्या कहता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाओ? उदाहरण देकर पढ़ाओ, उदाहरण से नियम। तो बेटा पहले इतने शिक्षण सूत्र समझ में आ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो 7, यहां भी आपको ध्यान रखना है बेटा, अनिश्चित से निश्चित होता है, निश्चित से अनिश्चित नहीं होता। क्या होता है? अनिश्चित से निश्चित की ओर। कहने का मतलब ये, कुछ ऐसे टॉपिक हैं या कुछ ऐसी बातें हैं कि बच्चे उनके सटीक आंसर नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो अनिश्चित हैं, ये आएगा या ये आएगा। मान लीजिए मैं शिक्षण सूत्र पढ़ाने से पहले आपसे पूछती कि बताओ बेटा क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट होता है या विशिष्ट से सामान्य होता है? तो हो सकता है आप अनिश्चित थे कि क्या होता है ये पता नहीं, लेकिन जब मैंने पढ़ा दिया तो आप अनिश्चित से कहां आ गए? निश्चित की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर, यानी इस तरह से पढ़ाओ कि बच्चों की अनिश्चितता निश्चितता में बदल जाए। अगर किसी टॉपिक के बारे में, अगर किसी पॉइंट के बारे में बच्चे अनिश्चित हैं, तो इस तरह से पढ़ाओ कि अनिश्चित से वो कहां जाए? निश्चित की ओर। कि यस, सामान्य से विशिष्ट नहीं होता, विशिष्ट से सामान्य होता है। अंश से पूर्ण नहीं होता, पूर्ण से अंश होता है। निश्चित से अनिश्चित नहीं होता, अनिश्चित से निश्चित होता है। क्लियर? नेक्स्ट है मूर्त से अमूर्त की ओर, या कह दो
स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त या कह दो स्थूल से सूक्ष्म या कह दो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र क्या कहता है? क्या कहता है कि बच्चों को श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से पढ़ाओ। प्रश्न उठ जाए, शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग कौन से शिक्षण सूत्र पर आधारित है? शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग कौन से शिक्षण सूत्र पर आधारित है? तो आप जवाब देंगे मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त यानी प्रत्यक्ष रूप से दिखाकर पढ़ाना। पहले बच्चों को बिल्कुल दिखा करके पढ़ाओ ताकि बच्चों का इंटरेस्ट भी क्रिएट हो, बच्चों को अच्छे से समझ में आने लगे, फिर अमूर्त की ओर चलो। मूर्त से अमूर्त की ओर, क्योंकि अमूर्त रूप से भी तो पढ़ाना होगा। हर विषय वस्तु को दिखाकर नहीं पढ़ाया जा सकता। कुछ विषय वस्तु ऐसी होती है जिसे वैसी व्याख्या करनी पड़ती है, अमूर्त तरीके से पढ़ाना होता है। ठीक है, सारी विषय वस्तु दिखाई नहीं जा सकती, तो बिल्कुल, लेकिन चलना कैसे आपको? मूर्त से अमूर्त की ओर। अनुभव से विवेक की ओर। अनुभव से विवेक की ओर शिक्षण सूत्र कहता है कि बच्चों को करके सिखाओ, करके सीखना। लर्निंग बाय डूइंग। अगर बच्चा खुद करके सीखेगा तो उसे क्या होगा? अनुभव होगा, और अनुभव होगा तो अनुभव से कहां तक पहुंच पाएगा? विवेक तक। अनुभव से किसका विकास होता है? विवेक का विकास होता है। अनुभव से विवेक की ओर। ठीक है, बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट से पढ़ाओ, करके सीखना, तो बिल्कुल अनुभव से विवेक। मनोविज्ञान से तर्क की ओर। मनोवैज्ञानिक तरीके से विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करना चाहिए, मनोवैज्ञानिक तरीके से शिक्षक को पढ़ाना चाहिए, मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ाते हुए तर्क पर आ जाना चाहिए। ये हुए आपके शिक्षण सूत्र। ठीक है बच्चों, वापस देख लो एक बार। क्या है? ज्ञात से अज्ञात, सरल से जटिल, विशिष्ट से सामान्य, पूर्ण से अंश, विश्लेषण से संश्लेषण, आगमन से निगमन, अनिश्चित से निश्चित, मूर्त से अमूर्त, अनुभव से विवेक और मनोविज्ञान से तर्क की ओर। ठीक, अब यहां से आप मुझे आंसर दें, बताइए गेस्टाल्ट सिद्धांत की देन कौन सा शिक्षण सूत्र है? गेस्टाल्ट सिद्धांत की देन कौन सा शिक्षण सूत्र है? पूर्ण से अंश। ठीक है, पूर्ण से अंश। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करते समय या विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाना चाहिए, बताइए। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करते समय कौन सा शिक्षण सूत्र काम में ले सकते हैं, बताइए। यस, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण होना चाहिए बेटा, क्या, कैसे? सरल से जटिल। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण कैसे होना चाहिए? सरल से जटिल। ठीक है, गेस्टाल्ट सिद्धांत की देन क्या है? पूर्ण से अंश। विषय वस्तु को खंडों में विभक्त करके पढ़ना, फिर उसका सारांश निकालना। विषय वस्तु को खंडों में विभक्त करके पढ़ना, फिर उसका सारांश निकालना। विश्लेषण से संश्लेषण। बच्चों को उदाहरण के माध्यम से पढ़ाना, उदाहरण से नियम की ओर, आगमन से निगमन, आगमन से निगमन। कक्ष में बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के लिए, कक्ष में बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के लिए विशिष्ट से सामान्य, ध्यान केंद्रित करने के लिए विशिष्ट से सामान्य। प्रस्तावना प्रश्नों के समय ज्ञात से अज्ञात। बात समझ में आ रही है? प्रस्तावना प्रश्नों के समय ज्ञात से अज्ञात। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण सरल से जटिल, बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के लिए विशिष्ट से सामान्य। गेस्टाल्ट सिद्धांत की देन पूर्ण से अंश। विषय वस्तु को खंडों में विभक्त करके पढ़ना, फिर उसका सारांश। विश्लेषण से संश्लेषण, उदाहरण से नियम, आगमन से निगमन। ठीक है, कक्ष में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग, मूर्त से अमूर्त। ठीक है, करके सीखना, अनुभव से विवेक, अनुभव से विवेक। ठीक है, और बच्चा जिस मामले में अनभिज्ञ है, नहीं जानता, उसे निश्चितता की ओर लाना है। अनिश्चित से निश्चित। कक्ष में विषय वस्तु का जो प्रयोग होता है वो मनोविज्ञान से तर्क की ओर करना चाहिए। सिंपल है। तो कहने का मतलब ये कि शिक्षण सूत्र क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, नंबर 4 समझा दो मैम। नंबर 4 क्या है बेटा?
पूर्ण से अंश कुछ नहीं है, गेस्टाल्ट सिद्धांत की देन है, पूरा समझा चुकी हूँ, पूरा एग्जाम्पल दिया है बेटा मैंने कि पहले पूर्ण रूप को समझो, पूर्ण रूप को समझो, जैसे लेसन नंबर 7 पढ़ रहे हैं उसका पूर्ण रूप बता दो, फिर अंश की ओर चलो। ठीक है, पहले पूर्ण रूप बता दो, है ना। एक पेड़ है, पेड़ के पहले सारे पार्ट्स के बारे में बता दो, देन एक पार्ट के बारे में पढ़ाओ, पहले पूरे पार्ट के बारे में बता दो, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। फिर आज हम केवल इस पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए शिक्षण सूत्र के बाद बात आती है किसकी? शिक्षण सिद्धांत की। अगर आप इफेक्टिव टीचिंग कराना चाहते हैं, अगर आप एक प्रभावी शिक्षक बनना चाहते हैं, तो ध्यान देना, प्रभावी शिक्षक बनने के लिए आपको कक्ष में शिक्षण सूत्र और शिक्षण सिद्धांतों को अपनाना होगा। शिक्षण सूत्र और शिक्षण सिद्धांतों को अपनाना होगा। शिक्षण सूत्र की जानकारी हम ले चुके हैं, अब हम देखते हैं शिक्षण सिद्धांत। उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत, सबसे पहले बात कर चुकी हूं ना बेटा मैं कि सबसे पहले शिक्षक को किसका निर्धारण करना चाहिए? शिक्षण उद्देश्य का। आप कक्षा में एंटर होंगे, कब होंगे? पहले आपको निर्धारण करना है, आपको मतलब शिक्षक को, शिक्षार्थी को नहीं, शिक्षक को निर्धारण करना है किसका? उद्देश्यों का। उद्देश्यों का निर्धारण करने के बाद ही आप कक्ष में एंटर होंगे। उपयोगी विषय वस्तु के चयन का सिद्धांत, क्या पढ़ाना है आज आपको, कक्ष के अंतर्गत क्या पढ़ाना है, उपयोगी विषय वस्तु का भी क्या कर लेना चाहिए? चयन कर लेना चाहिए। मैंने कहा ना, अगर इफेक्टिव टीचर बनना चाहते हैं, टीचिंग को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो शिक्षण सूत्रों को तो फॉलो करना ही है, शिक्षण सिद्धांतों को भी फॉलो करना है। तो एज अ टीचर आप सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण करें, आपको क्या पढ़ाना है, उपयोगी विषय वस्तु का क्या करें? चयन करें। फिर पूरा प्लान करें। नियोजन का सिद्धांत, आपने पाठ योजना बनाई होगी जब आपने बीएड किया था, पूरी प्लानिंग आप करते थे कि कितना पोर्शन पढ़ाना है। जैसे एक लेसन बड़ा है तो उसको 2 या 3 पार्ट्स में आप बांट लेते थे कि आज केवल इतना पार्ट पढ़ाया जाएगा, उतने पार्ट का आप टॉपिक रख देते थे। तो इस तरह से नियोजन करना होता है, पूरी प्लानिंग करनी होती है कि आज हम जो पढ़ा रहे हैं वो कैसे पढ़ा रहे हैं, किस किस शिक्षण सामग्री की सहायता से पढ़ाएंगे, क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सारी चीजें, कितनी देर का होगा, समय वगैरह भी सब कुछ निश्चित होता है। रुचि का सिद्धांत, जब आप क्लास में जाएं तो बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करें, क्योंकि बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज देयर इज नो लर्निंग विदाउट इंटरेस्ट। बच्चा लर्निंग नहीं करता यदि उसमें क्या नहीं है? इंटरेस्ट नहीं है। और यदि एक टीचर बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करने में सफल हो जाता है, इट मींस हाफ द बैटल इज वॉन, उसने आधा युद्ध जीत लिया। अगर एक टीचर बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करने में सफल हो जाता है, मतलब आधा युद्ध उसने जीत लिया, आधी विजय होगी। क्योंकि इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो बच्चा डेफिनेटली पढ़ेगा, डेफिनेटली बच्चा पढ़ेगा। तो रुचि का सिद्धांत, बच्चों में रुचि जागृत की जा सकती है कैसे? प्रेरणा का सिद्धांत, प्रेरित करो बच्चों को। There is no learning without interest and there is no interest without motivation. मोटिवेशन, मोटिवेट करेंगे आप बच्चों को तो बच्चों में रुचि जागृत होगी। मोटिवेट करें बच्चों को कि बेटा आगे बढ़ना है, आपको माता पिता के सपनों को पूरा करना है, उनके अरमानों को पूरा करना है। बेटा उगता हुआ सूरज बनना है, ऐसा बनना है कि सब आपके इर्द गिर्द मंडराने लगे, ऐसा बनना है कि सब आपका नाम लेने लगे। तो बिल्कुल इस तरह से मोटिवेट करेंगे तो बच्चों में क्या जागृत हो जाएगी? रुचि। और अगर बच्चों में रुचि जागृत हो जाएगी तो वो अधिगम करेंगे, वो सीखेंगे। तो बिल्कुल रुचि का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत। आगे देखिए, क्रियाशीलता का सिद्धांत। ठीक है, क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता यानी कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। बच्चों से कुछ ना कुछ एक्टिविटी करवाते रहें ताकि बच्चा क्लास में सुन सुनकर सोए नहीं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करवाते रहे। बस ऑफलाइन के यही फायदे होते हैं बेटा कि बिल्कुल सो नहीं सकता कोई बच्चा क्लास में, मिस नहीं कर सकता क्लास। अभी आप तो मिस भी कर जाते हैं, मर्जी हो तब ज्वाइन करते हैं क्लास, है ना, 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, जब मर्जी आती तब आप ज्वाइन करते हैं। बट ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता है। ऑफलाइन में एक डिसिप्लिन होता है, आपको क्लास में टाइम से आना है, टाइम से पढ़ना है, सारी बातों का ध्यान रखना होता है, एक्टिव रहना पड़ता है। आप क्लास में बैठ के सो नहीं सकते। अभी तो पता नहीं आप में से कुछ बच्चे हो सकता है सो भी रहे हो, तो मुझे पता नहीं चल रहा है। बट जब हम क्लासरूम में बैठ करके पढ़ते हैं तो बिल्कुल क्रियाशीलता का सिद्धांत एक टीचर को ध्यान रखना चाहिए। कुछ ना कुछ एक्टिविटी करवाते रहो ताकि बच्चा बिल्कुल एक्टिव रहे। क्लियर?
क्रमबद्धता का सिद्धांत, क्रमबद्धता, क्रमानुसार पढ़ाएं, क्रम से पढ़ाएं। ठीक है, क्रम से बिल्कुल पढ़ाएं। जैसे हमने मनोविज्ञान से शुरुआत की, हम क्रम से पढ़ रहे हैं। मनोविज्ञान से शुरुआत करते हुए हम किस पर आए थे? शिक्षा मनोविज्ञान पर। शिक्षा मनोविज्ञान की बात की, फिर शिक्षण अधिगम। एक क्रम होता है बेटा, पहले संज्ञा पढ़नी होती, देन सर्वनाम पढ़ना होता है ना। संज्ञा, सर्वनाम, देन विशेषण, क्रिया विशेषण पर आते हैं। क्रमबद्धता का होना बहुत ज्यादा जरूरी, एक सीक्वेंस का होना बहुत जरूरी है। सिस्टमैटिकली जब पढ़ाया जाता है, आप देखना, आप अपनी हर क्लास सिस्टमैटिकली पाओगे। बिल्कुल, जिन बच्चों के पास रिकॉर्डेड कोर्स है वो भी रिकॉर्डेड कोर्स को देखकर बड़े खुश हो जाते हैं। एक एक चीज सिस्टमैटिकली है। क्लास के सामने क्रम लिखा होता है कि नंबर 1 वाली क्लास ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, सारा एक सिस्टम है। क्लियर? बाल केंद्रितता का सिद्धांत, बिल्कुल भाई, वर्तमान समय में शिक्षा कैसी है? बाल केंद्रित है। वर्तमान समय में शिक्षा शिक्षक केंद्रित ना होकर के बाल केंद्रित शिक्षा है, तो बाल केंद्रित शिक्षा, इसका इस सिद्धांत को फॉलो करना चाहिए। बालक के अनुसार पढ़ाएं, बालक की रुचि के अनुसार पढ़ाएं, बालक के मानसिक स्तर के अनुसार पढ़ाएं, और पढ़ाते हुए ये जानने की भी कोशिश करते रहें कि बच्चे के समझ में आ रहा है या नहीं। उपयोगिता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत भी फॉलो करें। बिल्कुल, क्लास में वो भी पढ़ाओ आप, और जो पढ़ाओ वो ऐसे पढ़ाओ कि वो बच्चे के पूरे जीवन में काम आ सके, जीवन के लिए उपयोगी हो सके। शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाते समय मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि बच्चों, ये पूरा जीवन बदलने में भी मददगार साबित होगी। शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से केवल और केवल आप एग्जाम में फाइट नहीं करेंगे, एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा, अपितु आपका जीवन में भी सिलेक्शन हो जाएगा। ज्ञान ऐसा ही होना चाहिए जो पूरे जीवन के लिए उपयोगी हो। अभ्यास का सिद्धांत, जो भी पढ़ाओ उसका क्या करवाते रहो? अभ्यास। क्यों? करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसिया आवत जात है सिल पर पड़त निशान। बिल्कुल, अभ्यास से तो मूर्ख भी बुद्धिमान हो जाते हैं, मूर्ख भी बुद्धिमान हो जाते हैं। तो अभ्यास बिल्कुल करवाते रहें, बहुत जरूरी होता है। क्या? अभ्यास। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखें। ध्यान में होना चाहिए कि क्लास में प्रतिभाशाली बच्चे भी होते हैं, सामान्य बुद्धि बच्चे भी होते हैं, मंद बुद्धि बच्चे भी होते हैं। एक ही क्लास में सबको बैठा करके पढ़ाएंगे तो बिल्कुल प्रतिभाशाली बच्चों को भी प्रॉब्लम आ सकती है, मंद बुद्धि बच्चों को भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए कक्षा के कम से कम 3 सेक्शंस कर देने चाहिए। 3 सेक्शन कर देने चाहिए, ए, बी और सी। ए सेक्शन प्रतिभाशाली, बी सेक्शन सामान्य बुद्धि और सी सेक्शन मंद बुद्धि बच्चों का। अब आप कहेंगे कि सेक्शन करने से क्या बच्चा हीन भावना का शिकार नहीं होगा? बेटा नहीं होगा। अगर होगा भी तो एक बार सोचेगा बस कि मुझे सी सेक्शन मिला है। लेकिन जब हम बच्चों को एक साथ बैठाते हैं एक ही क्लास में, तो मंद बुद्धि बच्चा तो रोजाना हीन भावना का शिकार होगा। लेकिन अब सेक्शंस अलग कर दिए, सेक्शंस अलग कर दिए, तो बच्चा जब अपने ग्रुप के बच्चों को देखेगा तो हर एक बच्चा आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, बोलने की कोशिश करेगा, जवाब देने की कोशिश करेगा, अभिव्यक्ति करने की कोशिश करेगा। लेकिन प्रतिभाशाली बच्चों के साथ मंद बुद्धि बच्चों को बैठाएंगे तो मंद बुद्धि बच्चा तो ऊंची गर्दन भी करने की कोशिश नहीं कर सकता। तो बिल्कुल मनोविज्ञान ये कहता है कि कक्षा के कम से कम 3 सेक्शंस कर दो। प्रतिभाशाली का अलग करो, सामान्य का अलग, मंद का अलग। क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाने के लिए अनुभवी टीचर चाहिए, सामान्य बच्चों को पढ़ाने के लिए एवरेज नॉलेज वाले टीचर चलेंगे, मंद बुद्धि बच्चों को पढ़ाने के लिए वो टीचर चलेंगे जिन्होंने मंद बुद्धि बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग ले रखी है। ठीक, जीवन से संबंध स्थापित करके पढ़ाने का सिद्धांत, जो भी पढ़ाओ जीवन से जोड़ते हुए पढ़ाओ, जीवन से संबंध स्थापित कर दो। एग्जाम्पल दो तो ऐसे दो, जीवन से रिलेटेड दो, बच्चा सुनता है, वो एंजॉय करता है, मजा आता है, ध्यान से सुनता है। तो कोई भी पढ़ाई हो वो जीवन से संबंधित करके पढ़ाई जाए तो ज्यादा रुचिकर होती है, बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो जस्ट ये हुए क्या सिद्धांत, सिंपली ध्यान रखने हैं, सिंपली ध्यान रखने हैं आपको। सिद्धांत कौन कौन से सिद्धांत थे बेटा? उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत, उपयोगी विषय वस्तु का चयन आपको करना है, फिर आपको प्लान करना है, पूरी योजना बनानी है, क्लास में जाना है, बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करना है, उन्हें क्या करना है, मोटिवेट करना है। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, कोई ना कोई एक्टिविटी बच्चों से करवाते रहे, क्रमानुसार पढ़ाएं। ऐसा नहीं कि टफ पहले पढ़ाएं, सरल बाद में पढ़ा रहे, क्रमानुसार पढ़ाएं। बाल केंद्रितता का ध्यान रखें, जो विषय वस्तु पढ़ाएं वो पूरे जीवन के लिए उपयोगी होनी चाहिए।
अभ्यास करवाएं, व्यक्तिगत भिन्नता को मद्देनजर रखें और जो भी पढ़ाएं वो जीवन से जोड़ते हुए पढ़ाएं तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सारी इंपॉर्टेंट बातें थी, सुनने और समझने वाली बातें थी। एक्चुअली आपका जो स्टार्टिंग वाला कंटेंट है बेटा, ये सुन लोगे, समझ लोगे तो आगे पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छा मजा आपको आने वाला है। तो ये हुई किसकी बात? सिद्धांतों की बात। चूंकि ये यूनिट सुनने और समझने की है, इसीलिए मैं समय भी कम ले रही हूं। समय कम ले रहे हैं क्योंकि जितना सुना है, जितना पढ़ा है, पहले आप उसे समझने की कोशिश करें। तो आज हमने शुरुआत केवल कहां से की बेटा? प्रकृति से शुरुआत की थी। विशेषताएं पहले हमने पढ़ी है ना, जस्ट क्या बातें पढ़ी हमने, देखो इधर। आज जो हमने पढ़ी है वो जस्ट क्या पढ़ी है? शिक्षण की विशेषताएं। ठीक है, फिर क्या पढ़ा हमने? शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, फिर हमने पढ़े हैं शिक्षण सूत्र, और सूत्रों के बाद शिक्षण सिद्धांत। ठीक है, इतना ही हमने पढ़ा है। विशेषताएं पढ़ी है, विशेषताएं कह दो, प्रकृति कह दो, प्रभावित करने वाले कारक पढ़े, शिक्षण सूत्र पढ़े, शिक्षण सिद्धांत पढ़े। इतनी बातें हमने पढ़ी है। हाँ बेटा, कल पीडीएफ नहीं डल पाई थी, आज पक्का आपके पास पीडीएफ आ जाएगी। ठीक है, कंप्लीट पीडीएफ आ जाएगी। शिक्षण अधिगम टॉपिक की कंप्लीट पीडीएफ आज अपडेट कर दी जाएगी, डोंट यू वरी। तो आज हमारी चर्चा यहीं तक होगी, बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। क्लियर? अब अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। यस यस बेटा, समझने वाले टॉपिक है, इसलिए हम बहुत लंबी क्लास नहीं ले सकते, क्योंकि लंबी क्लास समझने वाले टॉपिक में कहा ना एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, इसमें आपकी एक्टिविटी नहीं हो रही है, इसलिए आप थक सकते हो, आपका दिमाग थक सकता है। इसलिए समझने वाली क्लास में हम केवल 1 घंटा ही पढ़ रहे हैं। और कोई डाउट और कोई कंफ्यूजन हो आप पूछ लो। रिकॉर्डेड क्लास कब से मिलेगी बेटा? रिकॉर्डेड क्लास, यही क्लासेस रिकॉर्डेड में कन्वर्ट होती जा रही है ना। आप रिकॉर्डेड वाले ऑप्शन में जाकर देखो, जहां आपका ये शेड्यूल डलता है वहीं रिकॉर्डेड में जाकर देखो, आपकी हर एक लाइव क्लास रिकॉर्डेड में तब्दील होती जा रही है। ललिता मीना, यस बेटा, लगभग यही रहेगा। सुमित, मजा आ गया, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। बस मैं यही चाहती हूं कि आपको समझ में, एंजॉय करते हुए पढ़ो। हिना खान, यस बेटा, आज 12 बजे थी, और लगभग क्योंकि कईयों के मैसेज कमेंट्स आए थे वो 12 बजे ज्यादा कंफर्ट हैं, तो अभी हम चूंकि 1 ही घंटा क्लास ले रहे हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं, हम 12 से 1 लेंगे। पार्वती संजय, ओके। अलका सैनी, वेलकम बेटा, थैंक यू सो मच। रिकॉर्डेड फर्स्ट पेपर वाली क्लास बेटा आपके पास पहुंच चुकी होगी। कृष्णलता, नहीं पहुंची आप कॉल करो, ठीक है, फोन नंबर आपके पास है, आप उस पर कॉल करके पूछिए, वो आपको मिल चुकी होगी। अगर आपने फर्स्ट पेपर लिया है तो ठीक है, अगर आपने फर्स्ट पेपर लिया है तो वो क्लासेस आपके पास पहुंच चुकी होंगी। नीतू गुप्ता, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। बुक कब तक मिलेगी? थोड़ा सा वेट कर लो बेटा, जैसे बुक आएगी मैं आपको बता दूंगी। यही टाइम सही है आरती? ओके। पुरानी वाली भी पढ़ सकते हो बेटा, पुरानी वाली भी पढ़ सकते हो। अगर आपके पास पुरानी वाली, पुरानी पढ़ो, बाकी आप क्लासेस अटेंड कर ही रहे हो, क्लासेस अटेंड कर ही रहे हो, आपको जरूरत नहीं लेने की। हाँ, नई में चेंजेस हैं, कुछ अपडेट्स हैं उसमें, बट अगर आपके पास पुरानी है तो आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप यहां मुझसे पढ़ रहे हो, जो भी नई बात होगी वो मैं यहां बता ही दूंगी आपको। थैंक यू सो मच बेटा। रमाकांत, प्रियंका,
कैलाश अच्छे से समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू। लाइव क्लास एग्जाम तक, बिल्कुल लाइव क्लास आपके पास ही तो बेटा हर लाइव क्लास रिकॉर्डेड में तब्दील होती चली जा रही है। आप एग्जाम तक देख सकते हो। मैं आपके साथ जुड़ी रहूंगी एग्जाम तक, डेफिनेटली, पक्का। कृष्णता कॉम्बो कोर्स लिया था, कॉम्बो कोर्स लिया था बेटा, एक बार आप कॉल करो, अगर आपके पास अवेलेबल है वो पूरा आपको समझा देंगे। अनीता वेलकम बेटा। गौरव बुक्स की जरूरत आई थिंक नहीं है, ठीक है, बुक्स की जरूरत नहीं है। पुरानी बुक है, काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। बाकी चीजें मैं प्रोवाइड करवा ही दूंगी आपको। अच्छा, अलका सैनी मैम, आपसे प्यारा सा रिश्ता बन गया। बिल्कुल बेटा, शिक्षक और बच्चों के बीच तो प्यारा सा रिश्ता ही होता है, इमोशनल रिश्ता होता है। बिल्कुल। नीतू, राजेश, कृष्णलता, शशिकला, कैलाश शर्मा बोले टेस्ट कब होगा मैम? बेटा जब टॉपिक कंप्लीट होगा तो टेस्ट होगा। शिक्षण विज्ञान का टेस्ट हुआ ना, अब शिक्षण अधिगम का भी टेस्ट होगा जैसे टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा। फर्स्ट पेपर क्लास फर्स्ट ग्रेड के अनुसार, ओके, फर्स्ट ग्रेड के अनुसार ही होगी बेटा। अगर कहीं भी कोई कमी आपको नजर आती है तो बिल्कुल आप मुझे बताएं, कमेंट्स के थ्रू आप मुझे बताएं, है ना। कहीं भी कोई टॉपिक आपको लग रहा है, कोई कमी आपको लग रही है, आप मुझे बिल्कुल मुझे अपडेट करें, मैं सारी चीजें क्लियर करवा दूंगी। बींट मान वेलकम बेटा। इंद्राज मीना वेलकम वेलकम वेलकम, और थैंक यू सो मच कि आप सभी को क्लास समझ में आ रही है। तो बेटा मिलते हैं कल वापस, ठीक है, कल वापस मिलते हैं, लगभग 12 बजे क्लास होगी बेटा अपनी। अच्छा है ना ये टाइम? नीतू कुमावत, ओके बेटा, ठीक है, तो मिलते हैं वापस कल। उर्मिला, अच्छा समझ में आ रहा है, थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं कल 12 बजे।